नमस्कार दर्शकों, मैं नितेश उच्च बगले स्वागत करता हूं आपका माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के खास कार्यक्रम हमारे अतिथि में। आज हमारे साथ विशिष्ट अतिथि जुड़े हैं श्री विकास दवे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार जी। आप मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक के पद पर कार्यरत हैं एवं विगत 26 वर्षों से देवपुत्र बाल पत्रिका के संपादक के तौर पर कार्यरत है। सर, आपसे पहला सवाल यह है कि पहले के दौर की पत्रकारिता एवं आज के दौर की पत्रकारिता में साहित्य की भूमिका में आप क्या अंतर पाते हैं? पत्रकारिता और साहित्य एक दूसरे के पर्याय हैं और दोनों की भूमिका स्वतंत्र रूप से अपने अपने क्षेत्र में तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हम देखते हैं कि ये दोनों बिंदु जहाँ आकर के मिलते हैं, यानी साहित्य और पत्रकारिता, तो स्वाभाविक रूप से उसकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। हमने इस विषय को दो प्रकार से देखना चाहिए। एक तो ऐसा कि साहित्य क्षेत्र में जो पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, उनके जो संपादक हैं, एक तो वह साहित्य पत्रकारिता है। दूसरा, सामान्य जन के लिए जो पत्र पत्रिकाएँ प्रकाशित होते हैं, उनमें थोड़ा हिस्सा साहित्य का भी होता है, वहाँ भी साहित्यिक पत्रकारिता का उपयोग किया जाता है। मुझे लगता है कि ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जो साहित्य और पत्रकारिता को एक साथ ला करके, जैसे एक नदी बहती रहती है और उसके दो किनारे होते हैं, सामान्यतः ऐसा लगता है कि दोनों किनारे मिलते नहीं, लेकिन नदी इन दोनों किनारों के मिलन का प्रतीक होती है। और इसलिए पत्रकारिता और साहित्य दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हुए ही एक दूसरे की गुणवत्ता में सुधार का उपक्रम करते हैं। पहले भी हम लोगों को ध्यान में होगा कि साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेक उदाहरण ऐसे दिखाई देते हैं जिन उदाहरणों को देख कर के लगता है कि वाकई वहाँ साहित्य ने पत्रकारिता को यह स्वाभिमान दिया या पत्रकारिता ने साहित्य को यह स्वाभिमान दिया, ये पता नहीं लगता। मुझे एक, चूँकि आप पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, तो सहज रूप से मजाक के रूप में एक प्रसंग आपको बताता हूँ कि साहित्य और पत्रकारिता के मिलन से कैसा सशक्त संपादक तैयार होता है, उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण ध्यान में आता है। हुआ ऐसा कि एक बहुत बड़े संपादक थे, यशस्वी पत्रिका के संपादक थे। वो गंगा के किनारे स्नान करने के लिए गए, नहाने के लिए गए। तो नहाते नहाते अचानक थोड़ा सा तट जो है वो रपटीला था, चिकनापन था, तो वो फिसले और गंगा नदी में बहने लगे। एक क्षण को उनको लगा कि अब तो मृत्यु सन्निकट है। अचानक देखा कि एक युवा दौड़ते हुए आया और वो गंगा में छलांग लगाता है और कैसे भी पकड़ करके और उन संपादक जी को खींच करके किनारे ले आता है। जब संपादक जी को किनारे लगाता है तो संपादक जी कहते हैं कि भाई, मैं अमुक अमुक पत्रिका का संपादक हूँ और तुमको कभी कोई काम हो तो मुझे बताना। तो वो युवा अगले दिन उनके कार्यालय में अपनी कविताओं का एक पुलिंदा लेकर के पहुँच जाता है और कहता है कि साहब, ये सारी कविताएं हैं, एक एक करके आप अपनी पत्रिका में इनको छाप दीजिए। संपादक जी ने कहा, ठीक है, मैं इन कविताओं को देखता हूँ, ऐसा करो कि कल सुबह तुम आ जाना तो मैं तुमको ठीक से जवाब दे दूँगा। अगले दिन वो युवा फिर से पहुँच जाता है उत्साह में। तो संपादक जी उसकी पूरी कविताओं के पुलिंदे को एक थैली में रखते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। उस युवा को लेकर के वो गंगा के किनारे आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई देखो, एक बात बताऊँ, तुम्हारी ये जितनी भी कविताएं हैं, ये मेरी पत्रिका में छपने के योग्य बिल्कुल नहीं है। इन कविताओं में कहीं भी छंद विधान का उपयोग तुमने किया नहीं है ठीक से, और इसलिए ये कविताएं तो छप नहीं सकती। लेकिन तुम्हारा एक एहसान मेरे ऊपर है कि तुमने मेरा जीवन बचाया गंगा में से, तो ऐसा करो कि तुम मुझे फिर से गंगा में धक्का दे दो। मैं मर जाना पसंद करूँगा, लेकिन तुम्हारी ये कविताएँ मैं नहीं छाप सकता। तो प्रसंग भले ही हंसी मजाक का हमको लगता है, लेकिन यह जो साहित्य और पत्रकारिता का जो स्वाभिमानी युग है, इस युग की वापसी की प्रतीक्षा पूरा देश बड़ी जीवटता से देख रहा है। उसको लग रहा है कि वो युग फिर से लौटे। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिल करके साहित्य और पत्रकारिता की समन्वय को लोगों के सामने रख सकें। जी सर, दूसरा सवाल ये है कि देखा जा रहा है कि आज के दौर में जो है कि इंग्लिश का प्रयोग होता है, तो सर ऐसा लगता है क्या आपको ऐसा लगता है कि उनमें साहित्यिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है? साहित्यिक मूल्यों के ह्रास की चिंता उतनी नहीं है जितनी भाषाई मूल्यों के ह्रास की चिंता है उसमें। वास्तव में भाषा की शुद्धता ये उतनी ही आवश्यक है जितनी खान पान की शुद्धता की आवश्यकता है।
यदि हमसे कोई कहे कि आप जो तेल का उपयोग कर रहे हैं वो तेल मिलावटी है, आप जिस घी का उपयोग कर रहे हैं, आप जिस खाद्य सामग्री का उपयोग कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई जहरीले पदार्थ हैं, तो आपको कैसा लगेगा? क्या हम उसको खाने के लिए उद्धत होंगे क्या? लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि भाषा को लेकर के हम सब लोग अनायास ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगने लगता है कि हमारी पाचन क्षमता भाषा की अधिक दिखाई देगी, इसलिए अन्य भाषाओं के शब्दों का घालमेल हमको अपनी भाषा में करना चाहिए। हम एक बार पहले तय कर लें हम आखिरकार पत्रकारिता किस भाषा की कर रहे हैं। यदि आप हिंदी पत्रकारिता को कर रहे हैं तो विशुद्ध हिंदी की बात करें, यदि आप अंग्रेजी पत्रकारिता कर रहे हैं तो अंग्रेजी की बात करें। लेकिन आप अंग्रेजी और हिंदी के बीच में ही अगर लुढ़कते रहे तो मुझे लगता है कि फिर वो पत्रकारिता कहीं की नहीं रहेगी। मुझे विशेष करके ध्यान आता है इन दिनों समाचार पत्रों में जिस ढंग से हेडिंग में अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग लगातार होता रहता है, सारे शीर्षक आप देखेंगे कि अधकचरे से बने रहते हैं। हमको कोशिश ये करना चाहिए कि प्रयासपूर्वक उस भाषा का उपयोग करें। ये मूलतः भाषाई गौरव का विषय है। कभी कभी पत्रकारिता में, चूँकि मैं विश्वविद्यालय में आप जैसे सब विद्यार्थियों के बीच जाता हूँ, तो मुझे आज भी याद आता है कि देवेलिया विश्वविद्यालय के पत्रकारिता के कुछ छात्रों से मेरी बातचीत हो रही थी। मैंने उनको कहा कि हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों का अनावश्यक प्रयोग करने से बचें। और प्रति प्रश्न किया विद्यार्थियों ने मुझसे कि भाषा के क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है कि भाषा वो श्रेष्ठ होती है जिसकी पाचन क्षमता अच्छी होती है, जो दूसरी भाषाओं से शब्दों को लेती रहती है। तो खूब तालियां बजी, बाकी विद्यार्थी साथियों ने खूब प्रोत्साहन दिया कि ये बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं इनकी बात से असहमत नहीं हूँ। लेकिन आप सबसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे बताइए लेता कौन है? सामान्यतः लेता वो है जिसके पास नहीं होता है, अपना स्वयं का जिसके पास होता है वो दूसरों से नहीं मांगा करता। मैंने उनको बताया कि कोई भी भाषा जीवित तब रहती है जब उसके पास कुल मिलाकर के शब्दकोश में जितना शब्द भंडार है उसमें से कितना प्रतिशत वो दैनंदिन जीवन में उस भाषा के शब्दों का उपयोग करता है। मैंने दो तथ्य उनके सामने रखे कि अंग्रेजी भाषा में कुल मिलाकर के पहले अधिकृत रूप से 7-8 वर्ष पहले गणना हुई थी, तब कहा जाता था कि 35,000 के लगभग शब्द थे अंग्रेजी शब्दकोश में। आज 50,000 हो गए होंगे, 1 लाख हो गए होंगे, ऐसा हम मान लेते हैं अंदाज से। और उसमें से लगभग 3.5% शब्दों का उपयोग करके अंग्रेजी के अच्छे से अच्छे विद्वान अपनी बात कह लेते हैं, अपनी बात लिख लेते हैं, इतने कम शब्दों का प्रयोग करके। इसके विपरीत हिंदी भाषा की स्थिति क्या है? हिंदी भाषा में अधिकृत रूप से पहले ऐसा कहा जाता था कि 35 लाख शब्दों का भंडार है, और बाद में तो ये भंडार और बड़ा है। अब कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर हिंदी भाषा में दैनंदिन जीवन में जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं उसका प्रतिशत कितना है? तो लगभग 60 से 65% शब्दों का रोज उपयोग होता है, यानी शब्द मर नहीं रहे हैं हमारी भाषा के। तो कहने का तात्पर्य जो भाषा स्वयं में इतनी समृद्ध है वो 50,000 शब्द भंडार वाली भाषा से क्यों शब्द उधार लेती है? मेरा स्पष्ट मत ये है कि पत्रकारिता में हमको सबसे पहला प्रयास ये करना चाहिए कि हिंदी पत्रकारिता में सबसे पहले हम हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग करें। अगर हमको लगता है कि हमारी हिंदी भाषा में कोई शब्द थोड़ा कठिन है, संस्कृतनिष्ठ शब्द है, और अगर वही शब्द अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, गुजराती का कोई सरल शब्द है, मराठी का कोई सरल शब्द है, तमिल का कोई सरल शब्द है, तो हमको प्रयासपूर्वक उस शब्द को शामिल करना चाहिए बाहर के विदेशी शब्दों को लेने की तुलना में। तो ये कुल मिलाकर के अपने भाषाई स्वाभिमान का प्रश्न है, और इसलिए मैं कहूँगा कि शुद्ध भाषा का आग्रह पत्रकारिता में सदैव बना रहना चाहिए। जी, तो सर आने वाले समय में साहित्यिक पत्रकारिता के नए आयाम क्या हो सकते हैं? साहित्यिक पत्रकारिता तकनीकी रूप से समृद्ध हो रही है। विशेष करके कोरोना काल में हम सब लोग देख रहे हैं कि तकनीकी के उपयोग की दिशा में भारतीय जनमानस जिस तेज़ी से बढ़ा, और हमने ऑनलाइन सारा काम करना प्रारंभ किया, मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग आज वयोवृद्ध लोग भी सीख गए हैं, तो बच्चे भी सीख गए। तो आबाल वृद्ध ये सारे के सारे लोग जब तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि तकनीकी की आवश्यकता साहित्यिक पत्रकारिता को बहुत है। हम देखते हैं कि इस समय साहित्य क्षेत्र में 100 वर्ष से सतत प्रकाशित हो रही है ऐसी पत्रिका केवल मध्य प्रदेश में। पूरे भारत में साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में वीणा पत्रिका का एक रिकॉर्ड है। तो जैसे वीणा पत्रिका हमारे पास है, बच्चों की पत्रकारिता में देवपुत्र है, स्वास्थ्य पत्रकारिता में निरोगधाम है, ये कई मानक हमारी उपलब्धि है मध्य प्रदेश की। मुझे ऐसा लगता है कि अब साहित्यिक पत्रकारिता को भी धीरे धीरे अपने आप को अद्यतन करना चाहिए।
तकनीकी रूप से समृद्ध होना चाहिए। ये परिवर्तन की आवश्यकता है भी, और साहित्यिक पत्रकारिता अब लगातार अद्यतन हो भी रही है। मैं जिस पत्रिका का संपादक हूँ, मध्य प्रदेश शासन की जो साहित्य अकादमी की पत्रिका निकलती है साक्षात्कार, अब वह ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती है सहज रूप से, PDF फाइल बन जाती है, उसको ऑनलाइन डालना ये बड़ा सामान्य काम बन चुका है। और इसलिए मुझे लगता है कि अब तकनीकी रूप से साहित्यिक पत्रकारिता को समृद्ध होना चाहिए। जी, तो सर जैसा कि हम जानते हैं कि आप पिछले कई वर्षों से बाल पत्रकारिता के विषय में पारंगत हैं, तो सर कई विद्यार्थी बाल पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो सर आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ऐसे सभी विद्यार्थियों का बाल पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वागत भी करता हूं, और मैं ये निवेदन भी करता हूं कि आग्रहपूर्वक आपको इस दिशा में आगे आना चाहिए। इन दिनों हम देख रहे हैं कि देश की जो नई पीढ़ी है उसने पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ दिया है। अब तो लगातार मोबाइल पर और जिस ढंग से ऑनलाइन क्लास बच्चों की चल रही है, अब ये विभीषिका और बढ़ गई है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे विश्व का एक विशेष सर्वेक्षण किया था। उस सर्वेक्षण में उन्होंने केवल इस बात का आकलन किया था कि ये जो छोटी उम्र के बच्चे हैं ये आजकल कितना पढ़ रहे हैं, उनकी स्वाध्याय वृत्ति कितनी बची है। और उस की जो सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट का जो पहला वाक्य वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, विशेष करके इस साक्षात्कार के माध्यम से। उन्होंने पहला वाक्य जो कहा है वो कहा है कि अब दुनिया की नई पीढ़ी केवल लिसनर और व्यूअर बनकर के रह गई है, अब वो रीडर नहीं बची है। और अल्पविराम के बाद वो दूसरी चिंता व्यक्त करते हैं पहले ही वाक्य में। वो कहते हैं कि यह विभीषिका अब दुनिया के सामने आतंकवाद से भी बड़ी विभीषिका बनकर के उभरने वाली है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पत्रकारिता के विद्यार्थियों को आगे आकर के बाल पत्रकारिता के क्षेत्र में शोध भी करना चाहिए और बाल पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने का प्रयास भी करना चाहिए। पत्र पत्रिकाएँ निकलेगी तो बच्चों तक पहुँचेगी, बच्चों तक पहुँचेगी तो पढ़ेंगे। सामान्यतः इन दिनों ये शिकायत मेरी रहती है, पिछले 2.5-3 दशक से मैं 25-26 वर्ष हो गए मुझे बाल पत्रकारिता में, मैं बार बार अभिभावकों से भी इस बात का आग्रह करता हूँ कि इन दिनों अभिभावक 200 रुपये की बंदूक का खिलौना बच्चों को दिला देते हैं, लेकिन 20 रुपये की पत्रिका नहीं दिलाते। तो यदि हम सब मिलकर के बाल पत्रकारिता को पोषण देने का काम करेंगे तो मुझे लगता है कि इस दिशा में एक बड़ा काम हो सकता है। और इसलिए मैं आप सबका, पत्रकारिता के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं बाल पत्रकारिता के क्षेत्र में। सर एक प्रश्न उभर कर आ रहा है आपकी बातों से कि आजकल के विद्यार्थी या बच्चे जो है कि टेक्नोलॉजी से लेस हो गए हैं, वो टेक्नोलॉजी के साथ रहते हैं, आप वो उनका अध्ययन में रुचि कम है, तो सर इसके लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं? देखिए, तकनीकी से बच्चों को दूर तो नहीं ले जाया जा सकता, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि तकनीकी बच्चों को, या कहना चाहिए पूरी की पूरी नई पीढ़ी को, इसमें मैं युवाओं को भी सम्मिलित कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी अभी थोड़ा समय पहले, कुछ वर्ष पहले तक बच्चे थे और हम जो 50 पार के लोग हैं उनके लिए तो आप सब बच्चे ही हैं। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि तकनीकी से समृद्ध होते होते हमारी नई पीढ़ी संवेदना से हीन होती जा रही है, संवेदना कम होती जा रही है। हम लोग कई बार उदाहरण पढ़ते हैं ना कि लोग भाषणों में भी कहते हैं, तो हम लोग खूब तालियां बजाते हैं कि सड़क पर एक्सीडेंट होता है, कोई घायल पड़ा है तो युवा लोग अपनी गाड़ी को साइड से निकालते हुए और चले जाते हैं। वो ये भी देखने का प्रयास नहीं करते कि उस घायल व्यक्ति को किसी सहायता की आवश्यकता है क्या। ये जो संवेदनहीनता समाज में आई है, इस संवेदनहीनता का अगर एकमात्र कोई उपाय है तो वो साहित्य है। पत्रकारिता चूँकि साहित्य का वैकल्पिक माध्यम है, और इसलिए साहित्य और पत्रकारिता का ये प्रथम दायित्व है कि वो नई पीढ़ी को संवेदनशील बनाए, रचनात्मक बनाए। इन दिनों में देखता हूँ कि युवाओं में, बच्चों में अवसाद की स्थितियाँ पैदा हो रही है। मुझे आश्चर्य लगता है, बच्चों में अवसाद किस बात का? हमारी पीढ़ी के बच्चे कई बार दौड़ते रहते थे, सड़कों पर गिर जाते थे, ये हो जाता था, सब कुछ होता था, लेकिन कभी अवसादग्रस्त कोई नहीं हुआ। फेल हो गए तो हो गए, 4 सब्जेक्ट में 0 नंबर भी आ जाता था तो व्यक्ति हंसी मजाक में उस सब बात को बांट लेता था। और आज हम देखते हैं कि बोर्ड कक्षा तो छोड़िए, इंदौर में पिछले दिनों 7वीं कक्षा का 6 माही परीक्षा का रिजल्ट खराब आया और एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली। तो ये जो अवसादग्रस्त पीढ़ी तैयार हो रही है, मुझे लगता है कि इस अवसादग्रस्त पीढ़ी को रचनात्मक और संवेदनशील बनाने के लिए साहित्य और पत्रकारिता को एक बड़ी भूमिका का निर्वाह करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सामाजिक समस्या बनकर के भी उभरी है। तो हम सब लोगों को आगे आकर के इस दिशा में काम करना चाहिए। इन दिनों मोटिवेशनल लेक्चर और मोटिवेशनल लिटरेचर, ये शब्द बड़े प्रचलन में आए हैं, और आप देखेंगे कि ये सब पढ़ लेने के बाद भी व्यक्ति तो अवसादग्रस्त है।
व्यक्ति संवेदनहीन है, उसकी अपनी परिवार के प्रति संवेदना समाप्त हो गई है। पिछले दिनों हम सब लोगों ने देखा कि आशा साहनी कांड हुआ, माँ घर में अकेली है और मृत्यु हो जाती है, कीड़े भी खा करके विदा हो गए उसके शरीर को, और बच्चा 6 महीने बाद विदेश से आया, मास्टर चाबी से फ्लैट खोला और मृत अस्थि पंजर वहाँ पर मिला। तो मुझे लगता है कि ऐसी संतति पैदा न हो भविष्य में भारत में, अपने माता पिता के प्रति संवेदनशील बने, अपने समाज और राष्ट्र के प्रति संवेदनशील बने, ये प्रयास हम लोगों को लगातार पत्रकारिता के माध्यम से करना चाहिए। तो यहाँ है श्री विकास दवे जी, मध्य प्रदेश साहित्यिक अकादमी के निदेशक। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद और नमस्कार।